चल देखो पढ़े थे पहले, इसके पहले पढ़ चुके थे बैलेंस फोर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, फोर्सेज दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज बैलेंस एंड द सेकंड वन इज अनबैलेंस। तो बैलेंस फोर्स देख लिए थे कि जिसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स, टोटल फोर्स का जो सम होगा सब मिला के अगर जीरो आता है, यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा, तो वैसे फोर्सेज को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्सेज कहते हैं। और बैलेंस फोर्सेज बता दिए कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इधर से कोई आदमी इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, और इधर भी एक आदमी खींच रहा है इसको 10 न्यूटन से, तो यह अगर पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, +10 और -10, कितना जाएगा, 0 न्यूटन। तो यहाँ देखो फोर्स इधर भी लग रहा है और फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग तो रहा है, लेकिन नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स है, फाइनल फोर्स है, कितना है, 0 है। तो फाइनल फोर्स 0 होगा, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर बैलेंस है, तो अगर हम पढ़ चुके हैं कि बैलेंस फोर्सेस होगा, तो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा। मतलब उसका स्टेट चेंज होने वाला नहीं है, स्पीड चेंज होने वाला नहीं है। एक आदमी साइकिल चला रहा है, ठीक है, अब उस साइकिल का जो स्पीड मान लेते हैं कि कांस्टेंट है। अब एक आदमी साइकिल को आगे से खींच रहा है, दूसरा आदमी उतना ही फोर्स से पीछे से खींचेगा। तो अगर साइकिल कांस्टेंट के स्पीड से चल रहा है तो उसी स्पीड से चलते रहेगा। अगर ये मान लो साइकिल है और यह चल रहा है, तो अगर इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन लगेगा, तो इस साइकिल के पोजीशन में, स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। जिस ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में था, मतलब मोशन में था तो मोशन में ही रह जाएगा, रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रह जाएगा। और ऐसे फोर्सेस को बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। सिर्फ बैलेंस फोर्सेस में एक क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। पढ़े थे ना, जैसे बलून है, बलून है, एक बलून में एयर हम डाल दिए, बलून का साइज बड़ा हो गया। अब बलून को हम प्रेस करेंगे, 10 न्यूटन इधर से भी, 10 न्यूटन इधर से भी, या फिर बलून को खींचेंगे 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, दोनों तरफ से खींचेंगे, तो स्प्रिंग या बलून का साइज क्या होगा, चेंज होगा। फोर्स भले बैलेंस लगेगा, लेकिन उसका शेप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो बैलेंस फोर्सेस का हमको एक ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो बैलेंस फोर्सेस में क्या होता है, इन बैलेंस फोर्सेस ओनली द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। सिर्फ और सिर्फ हम क्या बदल सकते हैं, शेप को बदल सकते हैं। इसके अलावा ना तो हम ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो रेस्ट में ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ठीक है, तो मोशन में ही रहेगा, कोई स्टेट में चेंज नहीं ला सकता है बैलेंस। तो बैलेंस फोर्सेज हो गया। दूसरा स्टार्ट करते हैं अनबैलेंस फोर्स। If the resultant of all the forces acting on a body is not equal to 0, याद रखना, अगर resultant force 0 हो जाए, यानी जितना फोर्स काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, 2 4 5 जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, सबका नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो इसको कहेंगे बैलेंस फोर्स, ठीक है। अगर रिजल्टेंट 0 नहीं हो, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाए, तो वहां रिजल्टेंट 0 नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे, ठीक है। याद रखना
बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे? वैसे फोर्सेस जिनके सम जिनके रिजल्टेंट जीरो होंगे बैलेंस फोर्सेस कहलाएगा, और वैसे फोर्सेस जिनके रिजल्टेंट जीरो नहीं होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। डिफिनेशन बोल लेते हैं, लिख लेना। देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पे 2 4 5 10 20 जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उनके सारे के जो नेट फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स है जीरो नहीं है, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ऐसे समझ लो, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब एक आदमी इधर से 15 न्यूटन से इसमें खींच रहा है, तो नेट फोर्स इस पे इधर से कितना लग रहा है? जीरो। ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो, तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे? प्लस 15 न्यूटन। तो आर यहाँ रिजल्टेंट कितना होगा? 15 न्यूटन। तो रिजल्टेंट 15 न्यूटन है, मतलब एक आदमी किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। तो एक आदमी, अगर हम किसी को खींच रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे अगर ये मूव करने लगेगा तो यहाँ हम समझ जाएंगे कि जो 15 न्यूटन हम लगा रहे हैं यह कैसा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है। दूसरा, मान लेते हैं एक आदमी इधर से भी फोर्स लगा रहा है, यह भी 15 न्यूटन ही लगा रहा है, तो अगर इधर प्लस तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। अब रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? तो प्लस 15 माइनस 15, प्लस 15 माइनस 15 कितना आ जाएगा? जीरो न्यूटन। तो अब एक आदमी इधर और दूसरा आदमी इधर, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन, दूसरा निगेटिव डायरेक्शन में, एक प्लस 15 न्यूटन तो दूसरा माइनस 15 न्यूटन। एक आदमी ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, दूसरा उसी फोर्स से इधर खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहीं जाने वाला नहीं है। इसका मतलब यह फोर्स कैसा है? बैलेंस। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब देख लो, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। मान लेते हैं यह खींच रहा है 14 न्यूटन से, इधर खींच रहा है 15 न्यूटन से, इधर खींच रहा है 14 न्यूटन से, तो एक है प्लस, दूसरे को क्या मान लेंगे? माइनस। तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? प्लस 15 माइनस 14 यानी प्लस 1 न्यूटन। देख लो 15 माइनस 14 कितना आएगा? प्लस 1 न्यूटन। तो यहाँ रिजल्टेंट प्लस 1 न्यूटन है, इसका मतलब रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यह रिजल्टेंट जीरो नहीं है। तो इस केस में देख लो, जब दोनों तरफ फोर्स बराबर नहीं होगा यानी कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है। The condition in which net force or resultant force acting on a body is not equal to zero, कुछ भी हो, पॉइंट में भी हो, ज्यादा हो कम हो, उससे मतलब नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स ध्यान रखना, थोड़ा सा समझ लो उसके बाद बताते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक आदमी इसको इधर की तरफ खींच रहा था 10 न्यूटन से, दूसरा आदमी आया इधर लगा दिया 11 न्यूटन। तो अगर इसको मानते हैं प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यानी कि पहले इधर से एक आदमी खींच रहा था 10 न्यूटन से, इधर से भी 10 न्यूटन से खींचता, तो ऑब्जेक्ट यही का यही रहता। लेकिन अब क्या हो गया? यह इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, यानी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? प्लस 11 माइनस 10 यानी कि प्लस 1 न्यूटन। तो यहाँ रिजल्टेंट प्लस 1 न्यूटन, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा इधर की तरफ। अब हम समझ गए कि जब भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो यह क्या करने लगेगा? मोशन में आ जाएगा, मूव करने लगेगा। एक साइकिल है लगा हुआ है, अब एक आदमी उसको आगे से खींच रहा है, दूसरा आदमी पीछे से, दोनों सेम फोर्स से खींच रहा है, तो साइकिल वहीं का वहीं रहेगा। एक आदमी कम फोर्स लगाएगा, दूसरा ज्यादा, तो साइकिल किधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा? जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर की तरफ। इसका मतलब अगर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या होता है? चेंज होता है। पढ़े ना कि बैलेंस फोर्स से जब भी लगेगा, ठीक है, तो बैलेंस फोर्स लगेगा तो नो चेंज इन स्टेट,
सिर्फ शेप चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ था रुका रहेगा, जो चल रहा है चलते रहेगा, लेकिन अनबैलेंस फोर्स लगा तब ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ था तो चलने लगेगा, ऑब्जेक्ट अगर चल रहा था तो रुक जाएगा। जैसे ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं तो बेसिकली वो कैसा फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है, ऑब्जेक्ट जो चल रहा था वो रुक जाता है। कोई गाड़ी को हम धक्का देते हैं, रुका हुआ गाड़ी है, डैमेज हो गया, नहीं चालू हो रहा है, अब उसको हम धक्का देंगे तो चलना शुरू करेगा। तो चलना जब स्टार्ट करेगा इसका मतलब वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे था, रेस्ट में, और कहां चला गया, मोशन में। तो रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट किसका काम है, अनबैलेंस फोर्स का काम है। जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से रेस्ट में नहीं जाएगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। To move a stationary object, we have to push it with the force greater than the opposite force of friction. अब ऐसे समझो, एक कार यहाँ पे है, ठीक है, तो कार है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। नीचे की तरफ ग्राउंड, अर्थ उसको खींचेगा कार को नीचे की तरफ, और ग्राउंड उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है, या नॉर्मल इसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक ऊपर की तरफ लगेगा, जितना ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगाएगा फोर्स उतना ही फोर्स ग्राउंड इसको कहां लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ इधर नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अगर ग्राउंड लगाएगा मान लो 10 न्यूटन, तो ये भी कितना लगाएगा, 10 न्यूटन, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, तो यह हमेशा बैलेंस रहेगा। अब देखो सरफेस पे है तो मान लेते हैं इसमें व्हील्स है, अब इसमें जो व्हील्स हैं ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो जब हम इसको इधर की तरफ खींचेंगे, हम फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है, तो इसमें जो चक्का होगा यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। इसके पहले बताया था फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, देखो इसको ऐसे रखे हैं, अब इसके ऊपर इसको रख दिए, तो दोनों के सरफेस, इस सरफेस में और इस सरफेस में कांटेक्ट है। अभी अगर इसको यहाँ रखे हैं तो अभी नहीं मूव कर रहा है, दोनों के सरफेस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दोनों का सरफेस एक ही जगह है। तो यहाँ पे जब दोनों का सरफेस एक ही जगह होगा तो क्या होगा, नेट फ्रिक्शन फोर्स अभी कितना लग रहा है, 0। अब देखो इसको यहाँ से ऐसे रखे हैं, तो ग्राउंड पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, ग्राउंड लगा रहा है। और लगाया ग्रेविटेशन तो ग्राउंड लगाएगा रिएक्शन फोर्स, उतना ही लगेगा, वो तो 0 हो गया। नीचे 10 न्यूटन तो ऊपर भी 10 न्यूटन, कैंसिल आउट। लेकिन हम अगर इसको यहाँ रख दिए, अब इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो सरफेस जो है, इस सरफेस के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में क्या लगेगा, यहाँ जो सरफेस दिख रहा है ना बुक का और डस्टर का, उनके बीच का जो सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। होता क्या है, अब यहाँ दोनों का सरफेस कांटेक्ट में है, हम अगर इसको खींचना चाहेंगे तो इसके जो सरफेसेज होंगे दोनों के बीच, वह कहेगा कि नहीं तुमको जाने नहीं देंगे। मतलब हम अगर इसको इधर की तरफ खींचेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, और हम अगर इसको इधर की तरफ जिधर भी लगाएंगे, ध्यान से देखो यहाँ जो सरफेस है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, तो हम जिधर फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम इधर की तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, अगर हम कार को इधर से खींचना शुरू करेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उल्टा लगेगा। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है हमारा, उसके ठीक अपोजिट कौन लगता है, फ्रिक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि हम जिधर खींचना चाहेंगे उसके ठीक उल्टा कौन खींचेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब समझ लो यहाँ पे कार का जो व्हील है यहाँ पे ग्राउंड के कांटेक्ट में है, अब यहाँ जो कांटेक्ट में है हम खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं कार पे, मान लेते हैं इधर राइट की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा, ठीक है। तो फोर्स हम लगा रहे हैं राइट की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होता है, 0 से लेके कितना तक लगेगा, ठीक है। सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स के कारण से हम लोग चल पाते हैं, किसी चीज से, पेंसिल से या डस्टॉप से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कलम से कॉपी पे लिखते हैं, तो बेसिकली दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है, हम चल पाते हैं फ्रिक्शन के कारण से।
कभी कभी पानी गिरा होता है, हम स्लिप कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। उसको आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे समझ लो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है इधर की तरफ लग रहा है, हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, आगे की तरफ। तो कहा कि यह कार कब मूव करेगा, मान लेते हैं इस फ्रिक्शन फोर्स का लिमिट कितना है, 15 न्यूटन। इसका लिमिट है 15 न्यूटन। तो हम अगर फोर्स 1 न्यूटन लगाएंगे तो यह मूव करने वाला नहीं है, ठीक है। हम 2 न्यूटन लगाएंगे तभी नहीं मूव करेगा, 15 तक लगाएंगे तभी नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इधर 15 ऑलरेडी मैक्सिमम में कितना लगा सकता है, 15। हम 1 लगाएंगे तो 1 लगाएगा, 2 लगाएंगे तो फ्रिक्शन 2 लगाएगा, 3 लगाएंगे तो 3 लगाएगा, 4 लगाएंगे तो 4, 15 लगाएंगे तो 15। लेकिन जैसे ही 16 न्यूटन हम यहाँ लगा दिए, अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, 15। यानी इधर लग रहा था देखो 15 और उधर कितना लग गया, 16। तो इसको मानते हैं प्लस, इसको माइनस। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन। अब नेट फोर्स इधर की तरफ ना पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 न्यूटन ना, तो कार क्या करने लगेगा, कार विल स्टार्ट टू कार स्टार्ट कर देगा मूव करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। देखो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा, इसका रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ उसके बराबर लगेगा। अब हम फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, हम इधर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। हम जिधर गाड़ी को खींचना चाहेंगे उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। और गाड़ी देखते हैं धक्का जब हम गाड़ी को देते हैं तो शुरू में क्या होता है, गाड़ी नहीं चलती है। अब जब फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उसको फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो हम हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा दिए, एक आदमी धक्का दे रहा है नहीं चल रहा, दो चार आदमी अगर धक्का देना स्टार्ट किया, यानी फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स हम दे देंगे तो ऑब्जेक्ट चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और वह फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह मोशन में जा सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड को घटा सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यह जो सारा काम है किसका है, अनबैलेंस फोर्स का। बैलेंस फोर्स में ऐसा नहीं हो सकता है। बैलेंस फोर्स में हम सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज बदल सकते हैं, लेकिन अनबैलेंस फोर्स में हम ऑब्जेक्ट के स्टेट, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड नहीं, स्टेट मतलब जो रेस्ट है उसको मोशन में, और जो मोशन में है उसको कहाँ ले जा सकते हैं, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट को धीरे से तेज कर सकते हैं, तेज से धीरे कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। अब एक केस और इसमें कहा कि अगर मान लो हम इसको अभी होल्ड करके रखे हैं, तो यहाँ होल्ड करके रखे हैं, ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं है। क्यों? क्योंकि जितना ग्रेविटेशन लग रहा है उतना ही फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स इस पे कितना है, 0। जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड है नहीं, तो ग्राउंड है नहीं तो नॉर्मल लगेगा नहीं ऊपर की तरफ, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन लगेगा, नीचे ग्रेविटेशन लगेगा। तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यह कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड पे। अब जैसे ही ग्राउंड पे गया, अब ग्राउंड के टच में आया तो अभी नीचे नहीं जाएगा ग्राउंड से। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स ग्रेविटेशन नीचे की तरफ खींचेगा ग्राउंड उतना ही फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रह जाएगा, ग्राउंड पे रह जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, इसको अगर ऐसे होल्ड करके रखते हैं तो अभी यह कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस। क्यों? नीचे अगर 15 न्यूटन तो हम हाथ से कितना ऊपर लगा रहे हैं, 15 न्यूटन। तो प्लस 15 नीचे तो माइनस 15 ऊपर मान लेते हैं, तो नेट 0। लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और रिएक्शन फोर्स तो लग नहीं रहा है, क्योंकि ग्राउंड का कोई सरफेस या हमारे हाथ का कांटेक्ट तो है नहीं। ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सारा फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, नीचे। जैसे ही यहाँ ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, ग्राउंड इस पर रिएक्शन फोर्स लगाना शुरू करेगा, ऊपर की तरफ अर्थ खींचेगा, नीचे की तरफ दोनों के ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, सेम। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाके रुक जाएगा, ग्राउंड पे, ठीक है।
अब कहा when an unbalanced force acts on a body, it produces motion in the body. Another point we noted that unbalanced force can also stop a moving body. पहले ही बता चुके हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको चला कौन सकता है? अनबैलेंस फोर्स. अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो रोक कौन सकता है? अनबैलेंस फोर्स. ठीक है. If there were no unbalanced force of friction and no resistance, a moving bicycle would go on moving forever. कहा कि अगर दुनिया में ऐसे समझ लेते हैं. ठीक है. कहा कि अगर अनबैलेंस फोर्सेस नहीं होता, ठीक है, तो अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं होता तो एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अगर पेडल मार देता एक बार और साइकिल जब चलना स्टार्ट हो जाता तो साइकिल चलते रहता पूरे जिंदगी पृथ्वी का चक्कर क्या करता? लगाते रहता. कभी रुकने वाला नहीं था. क्यों रुकेगा? क्योंकि उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. और फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होता है? जनरली अनबैलेंस फोर्स होता है. अगर पूरी दुनिया से फ्रिक्शन फोर्स है, एयर का रेसिस्टेंस है, हवा का जो खिंचाव है, जैसे हम साइकिल को बहुत तेजी से चलाते हैं तो एयर हम पे क्या लगाता है? रेसिस्टेंस लगाता है ना, हमको रोकता है. खूब तेजी से बाइक चलाते हैं तो लगता है कि हवा हमको क्या करेगा? पीछे की तरफ धक्का दे रहा है. तो वह बेसिकली क्या होता है? एयर का रेसिस्टेंस होता है. ठीक है. तो कहा कि अगर पूरे दुनिया में एयर का रेसिस्टेंस नहीं होता, अनबैलेंस फोर्सेस नहीं होते अगर, तो कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था, एक कार यहाँ लगा के छोड़ दिए, अब हमेशा यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो यह कार रेस्ट में ही रह जाएगा जिंदगी भर. एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और अनबैलेंस फोर्स पूरी दुनिया से हटा दिया जाए तो यह ऑब्जेक्ट मूव करते रह जाएगा. एक गेंद को हम अगर मान लो बैट से मार दिए और अगर वो ग्राउंड पे गया तो धीरे धीरे जाके स्लो हो जाता है. क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि ग्राउंड क्या लगाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. गेंद जाएगा आगे की तरफ तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे की तरफ. और फ्रिक्शन के कारण से ही गेंद कुछ दूर जाके क्या होता है? रुक जाता है. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो वह गेंद जिंदगी भर एक बार मार देते तो पूरे पृथ्वी का क्या करता? चक्कर लगाते रहता. कभी बंद होने वाला नहीं था. इसका मतलब अनबैलेंस फोर्सेज है तभी हम चीजों को, ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले जा सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ले जा सकते हैं. ठीक है. ठीक है. This is because an unbalanced forces of friction opposes its motion all the time from that is. अब कहा क्या कि unbalanced forces है वही स्पीड को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, चला सकता है. ठीक है. तो किसी भी चीज को, जैसे मान लो एक गेंद को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक देते हैं और ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ किस तरह काम करता है? अनबैलेंस फोर्स की तरह. अगर ग्रेविटेशन को हटा देते, गेंद को फेंक देते तो गेंद कभी वापस आने वाला नहीं था. लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन अनबैलेंस फोर्स का काम करता है. नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा लगता है तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और ग्रेविटेशन के कारण से फिर कहाँ चला आता है? नीचे की तरफ चला आता है ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस. तो ऑब्जेक्ट चलता है तो पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, स्टार्ट करेंगे तो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन होंगे उसमें पढ़ेंगे. ठीक है. सब याद रहे, क्या रखना है? बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन, अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन और एग्जांपल याद रखना है. ठीक है. फिर लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे जिससे आगे स्टार्ट होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है. फोर्स बस इतना ही था. अब इसके बाद फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स. ठीक है. एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स ऑफ द फोर्स. फोर्स क्या है? फोर्स इज अ फोर्स. फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं? रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में ले जा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, शेप
तो फोर्स जो होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेज में 2 ही अभी पढ़ना है, बाकी तो और भी होते हैं। जैसे फोर्स का दूसरा अगर कैटेगराइज करेंगे ना तो वहां पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। लेकिन यहाँ हमको पढ़ना है 2 तरह के फोर्सेज, बैलेंस और अनबैलेंस। तो जिसके रिजल्टेंट 0 होते हैं उसको बैलेंस फोर्स, जिसके रिजल्टेंट 0 नहीं होंगे उसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्सेज कहते हैं। अब लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन हैज गिवन 3 laws of motion to describe the motion of the body. These laws are known as, ताकि न्यूटन 3 नियम दिया है, ठीक है, जिसको गति के नियम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके मोशन को 3 इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, 3 लॉ से गवर्न कर सकते हैं। उसको कहते हैं लॉज ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखना इसमें और कोई तुम लोग को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है, या फिर पिछले क्लास में और कोई क्वेश्चन है जो नहीं बना है तो वो लोग बता देते हैं, तो फिर खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास होगा ना तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो पहला नियम है गति का, वहां से स्टार्ट करते हैं, देखना उसको, ठीक है, पूछना है। पूछना है, क्वेश्चन है तो बोलो, देख लो बुक देखो। फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेकंड चैप्टर में पढ़ना ही है। तो फोर्स एक टॉपिक खत्म हो गया, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के जो नियम है। हम लोग इसके पहले पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो किस नियम के अनुसार मोशन में रहता है। तो 3 नियम है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में रहने के, 3 लॉज ऑफ मोशन आर देयर, दे आर गिवन बाय न्यूटन, ठीक है, न्यूटन के द्वारा गिवन है, दिया गया है, तो उसको पढ़ेंगे। देखो और कोई क्वेश्चन है तो देख लो तो। नहीं पूछना है, सुनिधि पूछना है। फर्स्ट चैप्टर का सारा एक्सरसाइज बन गया, देख लेना। फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चंस नहीं बना होगा ना, ठीक है, आप फिर देखना फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, जो नहीं बना होगा ग्रुप में डालना क्वेश्चन नंबर, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर नहीं भी तो क्वेश्चन जो होगा ना उसका फोटो डालना ग्रुप में, पिक लेकर डालना, उसको देखेंगे, बता देंगे कभी एक दिन रखेंगे क्लास, उसमें जो बाकी होगा कुछ जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है उसमें। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड से, और फिर दूसरा जो मैथमेटिकल मेथड है, दोनों दोनों आना चाहिए, कैसे मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at, ac = ½ at² और v² = a² + 2x, उसको देखना, मेन वही है उसमें। अब इसमें तो फोर्स से स्टार्ट किए हैं तो फोर्स पे इतना ही पढ़ना, ज्यादा डिटेल में है नहीं इसमें, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है डिटेल में इसमें। तो फोर्स से यहाँ एक टॉपिक खत्म हो गया इसका। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, तो वहाँ कल से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देख लो तो क्वेश्चन नहीं है तो रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे। जो दिक्कत होगा, जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप में मैसेज करना, ठीक है ना। तुम लोग बोलता है नहीं, पता नहीं चलता है। रहने दे अब तो, ठीक है, रहने देते हैं। लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो देखना।